बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का 8वां पाठ, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का जन्म, उसका स्वरूप तथा परिभाषा। साथ में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की या अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं होती हैं। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, हम वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के कार्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का जन्म। अर्थशास्त्र का जन्म पारिवारिक व्यवस्थापन से हुआ है। जिस प्रकार पारिवारिक व्यवस्थापन में आय तथा व्यय के बीच में संबंध स्थापित करने का, मेल स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, दूसरे शब्दों में पारिवारिक व्यवस्थापन आय तथा व्यय अर्थात खर्च, इन दो आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। उसी प्रकार हमारा अर्थशास्त्र भी पारिवारिक व्यवस्थापन के समान ही होता है। अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक शब्द आइकोनोमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन। अब अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? अर्थव्यवस्था किस प्रकार का होता है? तो ये अर्थशास्त्र का जो हमारा स्वरूप है, हमारे पास या किसी भी देश के पास श्रम, पैसा, समय, भूमि तथा संसाधन, इनका उपयोग किस प्रकार किया जाए जिससे देश को लाभ प्राप्त हो, यह हमें कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। ठीक है। दूसरा, अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक शास्त्र है। इसका उपयोग कृषि, व्यवसाय, वित्त आपूर्ति तथा दैनिक जीवन में उपयोग होता है। मानव जीवन और अर्थशास्त्र में गहरा संबंध है और मानव जीवन में अर्थशास्त्र का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार संपत्ति का जो शास्त्र होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं: भौगोलिक वातावरण कैसा है, जनसंख्या कितनी है, संसाधन किस प्रकार के हैं, प्राथमिक व्यवसाय कौन से हैं, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय, ये हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। फिर अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार। हर एक राष्ट्र के अपने अपने अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कहीं पर सामाजिक अर्थव्यवस्था है, कहीं पर मिश्र अर्थव्यवस्था है। तो अलग अलग राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार या उनकी जो नीतियाँ थीं उसके अनुसार उन्होंने अर्थव्यवस्था के प्रकार को अपनाया है। तो चलिए अब हम पाठ की एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अर्थव्यवस्था क्या है और हमारे जीवन में या राष्ट्र में या विश्व में इसका क्या महत्व है। तो चलिए इस पाठ का अब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय।
स्क्रीन पर एक तालिका दी गई है। मान लीजिए इस तालिका के अनुसार आपका घर खर्च 22,555 है और आपकी मासिक आय रुपये 20,000 है। आपकी आय और होने वाले व्यय इनका तालमेल स्थापित करने के लिए इस माह में उपरोक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देंगे वह निश्चित कीजिए। वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र और कुछ ना होकर पारिवारिक व्यवस्थापन ही है। जिस प्रकार हम अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए महीने का बजट बनाते हैं, आय और व्यय के बीच में एक मेल, एक संबंध स्थापित करते हैं, यही अर्थशास्त्र कहलाता है। उपरोक्त कृति के आधार पर चर्चा करने से आपके यह ध्यान में आएगा कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। इसी से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अर्थशास्त्र यह संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र इनमें बहुत समानता है। समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें, यह अर्थशास्त्र के कारण ही हमें समझता है। विविध साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकताएं किस प्रकार दूर की जाती हैं, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। लियोनेल रॉबिन्स के मतानुसार असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित, दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र होता है। जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है, उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। हमें अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास जो साधन उपलब्ध होते हैं, उन साधनों का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस प्रकार करें, यह हम पारिवारिक व्यवस्थापन के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी आर्थिक व्यवस्थापन करना पड़ता है और यही आर्थिक व्यवस्थापन ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपभोग आदि से संबंधित उपक्रम अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाता है। अलग अलग राज्य की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, जैसे अलग अलग परिवार की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। अगर किसी परिवार की आय ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों का व्यय भी ज़्यादा होगा, है ना। और अगर अपनी आय कम है तो हम अपने पारिवारिक व्यवस्थापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने व्यय को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें अलग अलग देश अपने अपने संसाधनों के आधार पर तय करता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अर्थात जिसके पास जो साधन हैं उनका व्यवस्थापन भी वही करेगा, उसका लाभ भी उसे मिलेगा और अगर कोई घाटा भी होता है तो वो भी उसे ही सहना पड़ेगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करना यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस अर्थव्यवस्था को कौन कौन से देश अपना रहे हैं? जर्मनी, जापान, अमेरिका संयुक्त राज्य आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात इस पर सरकार का स्वामित्व होता है। मतलब साधनों का किस प्रकार प्रयोग करना है, क्या लाभ हो रहा है, कैसे इसका प्रबंधन करना है, ये सब कार्य कौन करता है? सरकार वहाँ की करती है। वहाँ किसी का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और यह अर्थव्यवस्था कौन कौन से देशों ने अपनाई है? चीन, रूस आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिश्र अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से बनती है। मिश्र अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिला-जुला स्वरूप होता है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सहसंबंध होता है। जैसे भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। अब देखो नीचे एक चित्र बना हुआ है जहाँ पर दिया हुआ है अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी दी हुई हैं? भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, राज्य की सार्वभौमत्व और व्यवसाय वहाँ के कैसे हैं। ये अर्थव्यवस्था की क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं हैं। अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। विविध प्रकार के व्यवसाय, वित्त आपूर्ति, प्रशासन, कानून उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा पर उपयोग किया जाता है। मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास संसाधन होते हैं, जिस प्रकार के हमारे पास प्रोडक्शन होता है, उसी प्रकार से कोई भी देश अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र को लाभ प्राप्त हो, इसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था का व्यवस्थापन करता है। अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। 1776 में उनके द्वारा लिखित ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, यह परिभाषा दी गई है। अब हम पढ़ लेते हैं अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। अब हमने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसका वैश्वीकरण क्या है। हमारी आर्थिक नीतियाँ अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जा रही हैं। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित ही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना है।
इसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। अर्थात ये जो वैश्वीकरण है, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिनका स्वतंत्र रूप से उपयोग देश की सीमाओं के बाहर किया जा सकता है। तो फिर वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एक समान बनाने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक को स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर ले जाया जा सकता है। वैश्वीकरण में मुक्त व्यापार होता है और निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के कार्य। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य निम्नानुसार हैं। पहला, यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना, यह भी किसका कार्य है? देश की अर्थव्यवस्था का कार्य है, जिससे जितनी बचत होगी हमारा लाभ उतना ही बढ़ता जाएगा। राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढ कर रखना, उत्पादन किसके लिए करना है इस संदर्भ में भी निर्णय लेना, यह अर्थव्यवस्था का कार्य है। तो एक निचोड़ क्या निकला? इस प्रकार असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्थापन, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले पीरियड में हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हल करेंगे।